क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां रूस, अमेरिका और चीन। तो पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरेबिया की मदद की हो ना हो, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कुछ किया ना हो, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ। जब अगला मौका आएगा ऋण लेने का, ये तीनों महाशक्तियां फिर पाकिस्तान का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान को फिर अरबों डॉलर ऋण मिल और जाएगा। उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? ये एक मूल सवाल है। नहीं, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ही इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तीन महाशक्तियां रूस, अमेरिका और चीन। तो पाकिस्तान ने चाहे सऊदी अरेबिया की मदद की हो ना हो, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कुछ किया ना हो, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ। जब अगला मौका आएगा ऋण लेने का, ये तीनों महाशक्तियां फिर पाकिस्तान का समर्थन करेंगी और पाकिस्तान को फिर अरबों डॉलर ऋण मिल जाएगा। पाकिस्तान जानता है लेकिन जता नहीं रहा है। रणजीत जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा भी आंकलन नहीं है, पाकिस्तान एक सड़ा हुआ देश है जिसके अंदर ना कोई ढंग की नीति है, नीयत बिल्कुल खराब है। लेकिन तब भी इसके बावजूद तीनों महाशक्तियां इसके साथ हैं, क्योंकि तीनों महाशक्तियों को पाकिस्तान से फायदा है किसी ना किसी रूप में। तो दोनों के अपने अपने जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले साल जब सिंदूर हुआ, उसके बाद एक महीने तक भारत के 7 डेलीगेशंस, जिनमें 59 सदस्य थे, उन्होंने 33 देशों का दौरा किया। 7 डेलीगेशन 59 देशों मेंबर्स के 33 देशों में घूम रहे थे। उसी एक महीने में पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण मिला, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एजेंसी से, आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक से। और ये तीनों अर्थव्यवस्था जो संगठन है, इनमें ज्यादा वोटिंग राइट्स तीनों महाशक्तियों के, अमेरिका, रूस और चीन। और बाकी जो उसके सदस्य हैं, ये तीनों अर्थव्यवस्था वाली संगठनों के, वो G20 के सदस्य हैं। और G20 का शिखर सम्मेलन भारत ने अक्टूबर 2023 में किया था, जहां पे हमने 4,000 करोड़ रुपए मेहमान नवाजी में खर्च किए। ये सदस्य आए, खान मार्केट में कॉफी पी, दिल्ली हाट में चाट पापड़ी पकौड़े खाए, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया, पाकिस्तान के लिए वोट किया। जहां हम एक तरफ कहते हैं, हम मानते हैं, पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पाकिस्तान एक फटीचर देश है, लेकिन तब भी इसको क्यों इतने बड़े पैमाने पे ऋण मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय। कि फटीचर होने के बाद भी फर्राटे से दौड़ रहा है वो अमेरिका, चीन और रूस के पैसे पे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपना, उसके लिए मलाई मिल रही है, खा रहा है। कल क्या होगा भविष्य को लेकर वो चिंतित नहीं है, वर्तमान उसका मौज में है। सोडी साहब, एक चीज आ रही है, ईरान ने अजरबैजान के नख्चिवन हवाई अड्डे पे ड्रोन हमला किया और उसके बाद उसने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी और रियाद पर मिसाइल से हमले किए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब को ये पाकिस्तान तो घाघ और मक्कार चतुर तो है ही, और चीन और अमेरिका जैसे जिसके गुरु हों, रूस जैसे जिसके गुरु हों, सलाहकार हों, वो मात क्यों खाएगा? अपनी उसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके जो विश्व की महाशक्तियां 3 हैं वो तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग देते हैं। तो ये सऊदी अरब जब मुसीबत में है, ईरान उस पर हमले कर रहा है और संधि इनकी है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक दूसरे की मदद करने के लिए मुसीबत में, युद्ध के टाइम पे। चाहे अजरबैजान है, चाहे सऊदी अरेबिया है, इन पे जो ईरान ने हमले किए, यही 2 देश नहीं, खाड़ी के जितने देश हैं जिन पे ईरान ने हमले किए, दिल से वो जानते हैं कि ईरान उनके खिलाफ नहीं, ईरान सिर्फ अमेरिका की वजह से हमले कर रहा है। तो अगर हम कोई सोच रहा है कि जी ये जितने खाड़ी के देश हैं सारे ईरान के बिल्कुल नफरत में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी बाजी पलट जाएगी ईरान के फेवर में जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, क्योंकि ईरान ने तो विजेता होकर निकलना है। मैंने इस पे लेख भी लिखा था, जो पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था, ईरान, उसमें पायरिक विक्ट्री थी उसकी, एक सैनिक भाषा होती है पायरिक विक्ट्री। पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है बेशक एक देश का नुकसान ज्यादा हो, लेकिन युद्ध में विजयी वो होता है। पिछले साल भी हालांकि ज्यादा सैनिक ईरान के मरे थे, ज्यादा बिल्डिंगें ईरान की बर्बाद हुई थी, लेकिन जीता ईरान था, उसे पायरिक विक्ट्री कहते हैं। इस साल भी इस युद्ध में जब भी खत्म होगा, जीतेगा ईरान, पायरिक विक्ट्री ईरान की होगी। पिछले साल जो युद्ध हुआ वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में सीमित था, अमेरिका के बीच में भी नहीं, वो तो एक एक फर्जरी हमले हुए थे, बाकी तो इजराइल और ईरान की 12 दिन का युद्ध था। इस बारी तो ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला किया है। जब ये युद्ध खत्म होगा, मिडिल ईस्ट देशों को ऑलरेडी एक चीज उनके जहन में आ रही है कि हमने पिछले दशकों में इतने अरबों डॉलर खर्च किए अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और पहले दिन ही वो छाता फट गया, तो हमने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए। इस युद्ध के बाद ईरान मिडिल ईस्ट में और ताकतवर होकर निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है और कम हो जाएगी, और इसराइल के लिए और दिक्कतें होंगी। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं
वो ईरान के कोई नफरत में नहीं है, उन्हें पता है ये सारा युद्ध किसके लिए हो रहा है, अमेरिका की वजह से। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक सांसदों को के साथ जब वो गोल्फ खेल रहे थे मार-लागो अपने गोल्फ रिजॉर्ट में, वो उन्होंने कह दिया कि युद्ध मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, इसे मैं लंबा नहीं खींचूंगा। तो युद्ध तो खत्म होने के स्टेजेस पे कब हो हमें पता नहीं, लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता है। तो अगर वो लंबा नहीं खींचना चाहता, वो ये भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का फ्रंटेज बढ़े, क्योंकि नुकसान तो ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका में इस युद्ध से पहले 28 फरवरी से पहले जो तेल था उसकी कीमत वहां पे $1.5 प्रति गैलन थी, और आज तेल वहां $5 प्रति गैलन हो गया। तो आप समझ सकते हैं वहां पे तेल की किल्लत है, लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई हैं, तेल जो मिल रहा है बड़ी देर के बाद मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है। तो अमेरिका के अंदर तो किल्लतें शुरू हो गई हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है, सब बातें बाद में निकल के आएंगी, अभी सब कुछ करना। लेकिन एक चीज तो है, क्या पाकिस्तान पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं बना होगा सर? अगर हम पाकिस्तान के नजरिए से देखें, उस पर जो डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, कोई भी हो, उस पर ग्रे लिस्ट पे हो, एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट पे हो, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है जब तक उसे तीनों महाशक्तियां पैसे दे रही हैं। चीन तो उसके साथ बिल्कुल जिगरी दोस्त के तौर पे खड़ा है, रूस भी उसके साथ इंक्लाइंड है, अमेरिका तो हमने देख लिया डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल के कार्यकाल में कितनी बार उसने पाकिस्तान की प्रशंसा की है। इसराइल अपने एडवांस हथियारों की सप्लाई अजरबैजान को करता है, ये भी सबको पता है। ईरान को हमेशा से डर रहा है कि अजरबैजान अपने क्षेत्र का इस्तेमाल इसराइल को अपने खिलाफ हमला करने के लिए दे सकता है, करा सकता है। और इसी डर के साथ ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन पर ड्रोन हमले कर दिए, जिसमें कुछ लोग इंजर्ड होने की खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें। अजरबैजान ने इराक को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ये सब अजरबैजान की जो उछल कूद है, ये कहां खड़ी होती नजर आ रही है आपको आगे एक हफ्ते बाद ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग के बीच में? देखिए, मेरे को तो जब तक ये जंग चलेगी, बेशक 1 दिन और चले या 1 महीना और चले, मेरे को कोई भी इस्लामिक देश ईरान के ऊपर हमला करता हुआ नहीं दिख रहा है। जो कर रहा है वो अमेरिका, इजराइल कर रहे हैं, क्योंकि जितने इस्लामिक देश हैं मिडल ईस्ट के, सारी अच्छी तरह जान गए हैं कि ईरान में बहुत ताकत है। बेशक वो सैनिक, आर्थिक, कूटनीतिक तौर पे उस तरह बाहुबली ना हो जिस तरह अमेरिका और इजराइल है, लेकिन वो भी बहुत पलटवार जवाब दे रहा है। और सबको पता है जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ, ईरान मिडल ईस्ट में और ताकतवर बन के निकलेगा, अमेरिका की जो स्टैंडिंग है वो बहुत गिर जाएगी, और इसराइल के लिए मुसीबतें शुरू हो जाएंगी। तो आज युद्ध का 11वां दिन है, ईरान ने कई देशों पे हमले किए हैं, किसी देश ने अपनी सेना को ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि अंदर से ये सारे मिडल ईस्ट के देश जानते हैं कि पलड़ा कहां जा रहा है, झुकाव किस तरफ है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो देश भी चाहते हैं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कि ईरान जो कर रहा है उनके अपने जमीन पे, यानी कि इन 7-8 देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें जहां जहां जो बेस हैं, अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उनको तबाह किया ईरान ने। तो वो भी चाहते हैं कि भैया तू कर ले इनको तबाह, हम उससे अमेरिका से तो नहीं लड़ सकते उसकी दादागिरी से, लेकिन तू खत्म कर ले। देश हैं ये, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, कतार, ये बहुत छोटे देश हैं ईरान के कंपैरिजन में। इनकी सेनाएं कुछ 100 हजारों की है। ये अगर मोर्चा भी खुलवाते हैं तो कितना कर पाएंगे? उनके पास वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं जो ईरान के पास है, हालांकि अमेरिका इजराइल के पास तो ईरान से भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो जब ईरान अमेरिका और इजराइल को नहीं छोड़ रहा है, तो क्या इन छोटे देशों की सेनाओं को छोड़ेगा? तो ये जो छोटे मोटे देश हैं मिडल ईस्ट के, कोई जंग में नहीं आए, अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। जो अमेरिका कर रहा है करने दो, और अंदर से बल्कि खुश भी हो कि अच्छा अमेरिका का बैंड बज रहा है। जो दशकों से हमने इन्हें अरबों डॉलर दिए, जिसका अमेरिका ने हमारा अच्छा बेवकूफ बनाया, जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला का छाता पहले दिन ही फट गया, तो उससे क्या क्या फायदा मिडल ईस्ट के देशों को? बल्कि इस युद्ध के बाद तो ये देश और ईरान को और इज्जत से देखेंगे, क्योंकि ईरान जिस तरह से ताकतवर निकल रहा है, अब मिडल ईस्ट के देश जान चुके हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी है। तो वो अंदर से खुश होंगे, चलो अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद कुछ कर नहीं सकते। और ये जो देश है, या कोई भी आदमी होता है, वो आगे की देखता है। वर्तमान तो निकल जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निकल जाएगा, लेकिन आगे क्या है मेरे लिए। तो उस नजरिए से हम देखें तो ये डेफिनेटली ये पूरी इनकी सोची समझी रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखें? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हमने मसूद अजहर के इलाकों को ठोका, पाकिस्तान को चढ़ के किया। हमारे यहाँ कहीं विजिबल नुकसान हमें नहीं दिख रहा। जैसा पाकिस्तान की वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ पर शहीदों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनकी अपनी कहानी चल रही है। बट पाकिस्तान के लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे, रक्षा मंत्री बैठ के व्हाट्सएप पे हमें सबूत दे रहे थे, ये सब हमने देखा। वेस्ट कंट्रीज़ में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहाँ कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर रही? देखें, जो ओवरऑल इसका जो एक परसेप्शन है वो ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि हमने वहाँ डैमेज काफ़ी किया है, और उनकी जो मिसाइल्स आई हैं, जो उनका असला हमारे डैमेज करने के एयरक्राफ्ट्स आए हैं, हमारे जो एयर डिफेंस है बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जहाँ तक एक पर्टिकुलर चीज़ का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है
और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज़ कर रहा है वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज़ हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए, और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इस 6 गिराए। अब ये 6 जहाज़ गिरे हैं नहीं गिरे हैं जिसको हमने डिनाई किया है। ट्रम्प बार बार इसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? उसका एक हमें छेड़ने का भी उसका मकसद था कि भाई हम हिंदुस्तान को हमने टैरिफ लगाया है, थोड़ा वो और हमें एक उनका F-16 भी उनके पास है, तो उसको हाँ, उसकी मार्केटिंग वो करने भी का एक है, और कि जो है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट जो राफेल और खरीदे में जो भी हैं ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। देखिए बाहर जो सोशल मीडिया है, लोग स्विस पर जिक्र करते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का पलड़ा भारी दिखाया गया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी था। इंडिया कुड डैमेज लॉट ऑफ देयर एयर बेसिस एंड कुड डिस्ट्रॉय देयर एयरक्राफ्ट ऑन इन हैंगर्स। पर जो वो रात थी जहां भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तानी कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। सच है या गलत है मैं नहीं जानता। बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो। हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया। देखिए अब लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे, श्रीनगर में जो बेस का नाम मैं नहीं लूंगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म जहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं। लेकिन कि इसमें एक परसेप्ट गलत वो भी हो सकती है, क्योंकि सिविलियन लोगों को अंदाजा नहीं कि जहाज है क्या है। जब फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं उनमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, लेकिन उनको अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो गिरा देते हो ताकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाए, डिस्टेंस जो रेंज है वो बढ़ जाए। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्यूल टैंक गिराते हैं, तो सिविलियन के तो लगेगा कि कुछ गिरा, जहाज का टुकड़ा गिरा, शायद ग्रस्त हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उन्हें फ्यूल टैंक से कुछ देखा होगा और उन्हें लगा कि ये जहाज गिर गए हैं या जहाज से। अब देखिए कहना बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई उसका बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके, तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एक चीज जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है। एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, ऑल एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, व्हिच आई थिंक वर इंटीग्रेटेड ऑन आवर साइड एज वेल। प्रोबब्ली वी नीड बेटर इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी उनके पास है। चाइनीज ऑल सैटेलाइट इमेजरी वर प्रोवाइडेड, कंटिन्यूअस इंटेलिजेंस वाज प्रोवाइडेड बाय चाइना एंड टर्की। देखिए एक जो बड़ी चीज लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मुल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं लेजर जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मानता हूँ। लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली जरूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है। हमेशा से एक रूस था, तो उसको हमने दूर कर रखा है। देखिए मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्या है जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुस्लिम थे आसपास सारे क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए। जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए, तो हार गया, खत्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। आप मतलब आपकी मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूं कि जो इतिहास में हमने गलतियां की हैं वो उनका दोहराई नहीं होनी चाहिए, और उसमें कैसे रोक सकते हैं इसको हमें इस पर सबक लेने की जरूरत है, इस पर स्टडी करने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। आप एक फौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत, जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पे हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें खत्म कर देंगे सारे मुस्लिम दुश्मन मुल्क मिलके, उस समय हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा, तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है। और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने को प्रिपेयर करना है। सिर्फ हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन जैसे हम ट्रेड डील करें, हमने EU के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी। मिश्रा जी,
जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे यहाँ पे, जब उन्होंने कब्जा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। ट्रू। उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था। और आज से 1500 साल जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एसेस नहीं करते ठीक से, जीडीपी ग्रोथ, सोने की चिड़िया, सब बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। क्या विदेशी मीडिया जो है, न्यूयॉर्क टाइम, बीबीसी या और भी जितने बड़े अखबार या पब्लिशर्स हैं, वो इंडिया के खिलाफ एक नैरेटिव बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। देखिए, बीबीसी, अल जजीरा, दे आर इस्लामिस्ट एंड लेफ्टिस्ट आउटलेट्स। आई एम सेइंग अ बिग थिंग बट इज ट्रू। आप उठा के देख लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज, उनकी न्यूज रिपोर्टिंग देख लीजिए। दे आर जनरली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी। So there is, as I said, there's no neutral media around the world. And in fact, why we do not ban all these NGOs and in this, why should we have BBC in India? Why should we listen to propaganda from other countries? Why are we not strong enough to say we do not want them? Just ban them. हम हर चीज में डरते हैं कि फिर रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। कुछ रिप्रिकॉशंस नहीं होंगे। 2 दिन में सब, हमने पोखरण में हम ये किया परमाणु एक्सप्लोजन, रिप्रिकॉशंस हो जाएंगे, बैन लग जाएंगे, क्या हो गया? सब ठीक नॉर्मल हो गया ना, सब नॉर्मल हो जाता है। अमेरिका उठा के लिया है ना प्रेसिडेंट, सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ अ सॉवरेन कंट्री, ऑल इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ सब दरगाह दर रह गए। तो अगर आप अपने को एक मजबूत मुल्क दिखाना चाहते हैं तो हैप्पी मजबूत, न्यू ईयर मनाया उसने उनके हाँ, साथ। तो हम क्यों नहीं हैप्पी न्यू ईयर बना सकते? कभी हम बोलते रहते हैं विश्व गुरु और हम ये बन जाएंगे और हमारी इतनी बड़ी पावर है। अरे भाई, कुछ करके दिखाई जमीन के ऊपर, जमीन पे कुछ कर लो। बांग्लादेश में क्या किया हमने और क्या नहीं कर सकते थे हम, लेकिन कुछ नहीं किया हमने, बोलते रह गए हम सिर्फ। वो तो हम 2000 साल से बोल रहे हैं, बोलने में तो आगे हैं ही ना। बांग्लादेश किया हमारा क्या? बहुत क्लोज फ्रेंड था। आज के टाइम में था, जो रिश्ते हैं, मोमेंट दे Sheikh Hasina left the country, she was thrown out, and the new government came in. It was an Islamist government. Whole world acknowledges that. It was a CIA pawn which was ruling the country against India. All our interests were overlooked. जिस तरह हिंदुओं को वहां जला जला के मारा गया, पकड़ के घर के घर उठा दिए, खबरें तक नहीं छपी हिंदुस्तान के अंदर आ दूंगी। तो हमारा उसमें कोई वो नहीं। अगर रूस हमला करने का एक प्रिटेक्स्ट ये बोल सकता है कि डोनबास में जो एथनिक रशियंस थे उनके ऊपर जातियां हो रही थी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल इसके ऊपर दूसरे मुल्कों में हमला कर सकता है, और कोई भी मुल्क जो बोलता है कि हमारे हम मुल्क के ऊपर वहां वो हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। हम इतनी बड़ी सुपर पावर किस लिए हमने इतनी बड़ी आर्मी बना के रखी हुई है बांग्लादेश जैसे मुल्क पे, वहां पे, और जो बार बार दे इवन पब्लिश अ मैप ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश, जो पूरा नॉर्थ से दिखाया उन्होंने। बोलते हैं जो तुम्हारी चिकन नेक है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको हम कभी भी काट सकते हैं, चाइना के हम बेसिस लेके आएंगे यहाँ पे। अरे भाई, आप खतरा क्यों बढ़ने दे रहे हैं? तो क्या इंडिया को फौजी हेल्प भेजनी चाहिए थी? जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन, क्योंकि पाकिस्तान के पास वाकई इतनी ताकत है कि वो उसके साथ इसी वजह से तो कई बड़ी बड़ी ताकतें, कई बड़े मुल्क जो है ना उसके साथ खड़े हैं, और हर मुल्क पाकिस्तान का साथ चाहता है इसी वजह से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।